हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर्व सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद पे डिस्कस करेंगे और इनकी बायोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंडो एंग्लियन राइटर किसे कहते हैं। ये ऐसे इंडियन राइटर होते हैं जिनका लिखने का माध्यम इंग्लिश हो। ये ऐसे इंडियन राइटर होते हैं जिनका लिखने का माध्यम इंग्लिश हो, लेकिन वो इंडिया के किसी सोशल, लिटरेरी, कल्चर, ट्रेडिशनल, सिविलाइजेशन, रिलीजियस पर लिखते हैं, तो इनको हम इंडो एंग्लियन राइटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मुल्कराज आनंद के पहले हम लोग उनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो बर्थ है इनका 12 सितंबर 1905 को हिंदू क्षत्रिय फैमिली पेशावर में इनका जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 1905 इन ए हिंदू क्षत्रिय फैमिली इन पेशावर। 12 दिसंबर 1905 को एक हिंदू क्षत्रिय फैमिली पेशावर में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर को देख लेते हैं। लालचंद्र आनंद, फादर्स नेम। ठीक है, A. Copper Smith and also worked as a regimental head clerk in the British Indian Army। ये जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हेड क्लर्क थे। मुल्कराज आनंद के फादर लालचंद्र आनंद ये इंडियन आर्मी के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हेड क्लर्क थे। आई होप समझ में आ गया होगा। मदर देखते हैं। ईशावर कैर ए पेसिस वोमेन कम फ्रॉम सेंट्रल पंजाब। इनके मदर्स नेम है। इनका डेट ऑफ डेथ देख लेते हैं। 28 सितंबर 2004 एट जहांगीर हॉस्पिटल एट ए पुणे महाराष्ट्र में। 28 सितंबर 2004 के जहांगीर हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र में इनका देहांत हो जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। हॉस्पिटल नेम है जहांगीर। कहाँ पे हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। किस डेट पे हुआ था? 28 सितंबर 2004 को हुआ था। आई होप आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको पॉइंट में कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। ही वॉज एडमिटेड एट द दिज हॉस्पिटल ऑन 70 सितंबर 2004 और इनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में 17 सितंबर 2004 को इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इस डेट को भी 8 साल के थे और किसके द्वारा कहा गया था? राम गौहर, ये एक नर्स थे और उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि इनका देहांत हो गया है मीन मुल्कराज आनंद का। हिज फनरल वाज हेल्ड इन मुंबई और इनको कहाँ दफनाया गया था? मुंबई में दफनाया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब पॉइंट की बात आती है, इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको जरूर देखिएगा। ए नोबलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक, एडिटर, जर्नलिस्ट। मुल्कराज आनंद एक नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, आर्ट क्रिटिक भी थे, एडिटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। फिर देखते हैं, मिस्टर आनंद इज कॉल्ड द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। इसको जरूर आप देखिएगा फ्रेंड्स और जरूर नोट कीजिएगा कि मुल्कराज आनंद को भारत का यानी इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता था। ठीक है, मुल्कराज आनंद इज कॉल्ड द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। उससे पॉइंट के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे है कि फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल, मुल्कराज आनंद को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल कहा जाता था। आई होप आप इसको भी याद रखिएगा। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। जितने भी इंडियन फादर्स हैं, सोनेटियर हैं, इन्हें तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। अब नीचे देखते हैं। ही वॉज थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ 5। इनके पेरेंट्स को 5 बच्चे थे, राइट, और ये 3rd नंबर के थे। ठीक है, मुल्कराज आनंद 3rd नंबर के थे, इनके पेरेंट्स को 5 चाइल्ड थे। इनके एजुकेशन देखते हैं। इनका एजुकेशन कहाँ पे कैसे हुआ था? ही वेंट टू खालसा कॉलेज अमृतसर एंड देन टू यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब फ्रॉम वेयर ही graduated in
1924 वह खालसा कॉलेज अमृतसर जाते हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटी पंजाब में ये अपना ग्रेजुएशन की डिग्री 1924 में करते हैं। 1924 में इनकी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में, राइट। While at college, he became involved in the non-cooperator movement of 1921 and was imprisoned for a short while. उसके बाद 1921 में ये गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मीट एनी बसंत, इसको जरूर आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। Annie Vasanthi, the college campus, and she supported him go London for higher studies. उसी के दौरान जब वे ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी के दौरान इनकी जो मीट होती है वो एनी बसंत के साथ होती है कॉलेज कैंपस में, और वो इनका बहुत सपोर्ट करती हैं लंदन में हाई स्टडी करने के लिए, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। Thereafter, he went to University College London on scholarship before enrolling at Cambridge University. Thereafter के बाद वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में स्कॉलरशिप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करते हैं। He earned PhD in 1929. वह जो है 1929 में PhD में करते हैं इन इंग्लैंड में। एक्चुअली बिकम इन्वॉल्व लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में भी करते हैं। इनके कैरियर को देखते हैं, उस पर मतलब ये बहुत भी ज़्यादा कार्य करते हैं। इनके कैरियर को देखते हैं। हिज राइटिंग कैरियर बिगेन इन इंग्लैंड वेयर ही यूज्ड टू पब्लिश शॉर्ट रिव्यू T.S. Eliot मैगज़ाइन और क्रिटेरियन। फिर उसके बाद इनका जो कैरियर शुरू होता है फ्रेंड्स, मुल्कराज आनंद का जो कैरियर शुरू होता है वो इंग्लैंड से शुरू होता है, और वो जो पब्लिक का शॉर्ट रिव्यू होता है वो T.S. Eliot के मैगज़ाइन क्रिटेरियन को यूज करते हैं। ड्यूरिंग समर इन 1923 मिस्टर आनंद मीट ब्लूम्सबरी ग्रुप T.S. Eliot, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर। इस लाइन को भी आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसी के दौरान ये 1923 में मिस्टर आनंद मिलते हैं ब्लूमबरी ग्रुप। ये क्या होता है? ब्लूम्सबरी ग्रुप ये होता है कि उसमें जो इंडियन इंडियन नहीं, इंग्लैंड में जितने भी राइटर होते थे तो वो अपना एक ग्रुप बनाए थे और उसी का नाम वो रखे थे ब्लूम्सबरी ग्रुप्स, ठीक है। तो वो जो मुल्कराज आनंद होते हैं वो T.S. Eliot और वर्जीनिया वुल्फ और E.M. फॉस्टर से भी मिलते हैं, और E.M. फॉस्टर ने इनकी जो इम्पोर्टेंट नोवेल है अनटचेबल, तो उसमें भी ये इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा। In 1935, he played an important role in the founding of progressive writers Raja Rao, R.K. Narayan, Ahmad Ali। 1935 में इन लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रहा है मिस्टर आनंद के लिए। राजा राव का, R.K. नारायण और अहमद अली जो हैं, इन लोग ने इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 1935 में, ठीक है। और ये लाइन भी आप जरूर देखिएगा। हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल वाज पब्लिश्ड 1935, और उसी के दौरान ये इनके जो फर्स्ट नॉवेल है अनटचेबल वाज पब्लिश्ड 1935। और ये नॉवेल जो फ्रेंड्स इन्होंने लिखा था, मुल्कराज आनंद साहब ने जो अनटचेबल नॉवेल लिखा था वो जेम्स जॉक एंड गांधी जी से इंस्पायर होकर के उन्होंने इस नॉवेल को लिखा था। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। हिज मैरिज, इनको मैरिज को देखते हैं। ही मीट एक्ट्रेस कैथलिस बेन जेल्डर इन लंदन एंड कपल मैरिज इन 1938।
ये इनकी मुलाकात होती है कैथलीन बेन से। वह एक एक्ट्रेस रहती हैं, ठीक है, वो भी लंदन में इनकी मुलाकात होती है और इन लोगों की शादी 1938 में हो जाती है। 1938 में इनकी शादी जो है कि कैथलीन बेन जेंडर के साथ हो जाती है। मिस्टर आनंद हैड ए डॉटर फ्रॉम कैथलीन नेम्ड सुशैला और रजनी लिखा है, इसको जानते हैं। कहीं कहीं पे रजनी दिया रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया है कि अगर ये नाम आ जाए रजनी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, आसानी से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। इन 1942 में मिस्टर आनंद और कैथलीन से एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है सुशैला और रजनी, आर रजनी और नहीं आर आर या राइट, इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं उनकी लाइफ में कैसे मोड़ लेता है, क्या होता है। अनिल डी सिल्वा वाज ए डॉटर ऑफ श्रीलंकन मिनिस्टर, ही वेंट टू इंग्लैंड टू गेट डिवोर्स्ड। ये जो है फ्रेंड, अनिल डी सिल्वा वाज ए डॉटर ऑफ श्रीलंकन मिनिस्टर। ये जो है अनिल डी सिल्वा जो है वो श्रीलंकन मिनिस्टर की एक डॉटर थी, राइट। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब वो पहली शादी वो करते हैं मुल्कराज आनंद, जब वो पहली शादी करते हैं तो उसके बाद वो जो है अनिल डी सिल्वा से मिलते हैं, तो वो इनसे शादी करने के लिए इनको प्रपोज करते हैं, ठीक है। तो जब ये शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं और जो पहली शादी किए रहते हैं कैथलीन से तो उनसे डिवोर्स लेने के लिए चले जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अनिल डी सिल्वा वाज ए डॉटर ऑफ श्रीलंकन मिनिस्टर। इस नाम को आप बहुत याद रखिएगा, बड़ा नाम है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, अनिल डी सिल्वा। ये एक श्रीलंकन की मिनिस्टर की डॉटर थी। ही वेंट टू इंग्लैंड टू गेट डिवोर्स। ये ही वेंट का मतलब है ये आनंद मुल्क साहब से है, ठीक है, वो इंग्लैंड चले जाते हैं फ्रॉम कैथलीन सो डैट माइट मैरी, ठीक है, वो कैथलीन के पास जाते हैं और उनसे डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं ताकि वो डिसिल्वा से शादी कर सके। तो उसके बाद क्या होता है विद अनिल डी सिल्वा बट ही गट लेट टू रिटर्न। उसके बाद वो विद अनिल मतलब उनके साथ शादी कर सके तो इसीलिए वो इंग्लैंड जाते हैं अपनी जो फर्स्ट शादी किए रहते हैं उनसे तलाक लेने के लिए। बट क्या होता है कि वो वहाँ पे बहुत लेट होता है, मुल्कराज आनंद को आने में बहुत लेट होता है। सो सिल्वा डिनाइड हिम टू मैरी, ही गट मैरिड अगेन 1940। फिर उसके बाद वो शादी किसी और से कर लेती हैं 1950 में। और फ्रेंड्स इनके जो माता थी मुल्कराज आनंद की, ये सोचते थे कि ये एक इंडियन से शादी करें, बट क्या है कि जिसका माहौल अंग्रेजों के साथ माहौल उठना बैठना बन जाए तो उसको जो है ढलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर केसेस यही पाई गई हैं। अब उसके बाद उनके लाइफ में 3 ऐसे आते हैं। अच्छा एक बात और कि जब 1913 एंड 1940 का जब ईयर्स आता है तो उस टाइम वो इंडिया से लंदन और लंदन से इंडिया का इनका ज़्यादातर दौर रहता है। फिर उनके लाइफ में ऐसे 3 टाइम ऐसे आते हैं कि 3 इवेंट्स शॉक्ड हिम मच। उनकी लाइफ में 3 ऐसे समय आते हैं कि जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो 3। फर्स्ट पे है ही कज़न क्लासमेट कौशल्याज डेथ। ये जो है इनकी कज़न है, कौशल्या इनकी कज़न है और वो उनकी क्लासमेट थी और उसकी जब वो मर जाती है तो इनको बहुत बड़ा जो है शौक लगता है क्योंकि वो आया था, ठीक है, जैसे सोसाइटी में, तो उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उसमें मुल्कराज आनंद को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। फिर सेकेंड पे आते हैं हिज आंट देवकी सोसाइटी ड्यू टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम इशू। उसके बाद जब उनकी आंटी रहती हैं देवकी, वो भी सुसाइड कर लेती हैं, वो भी सोशल जो है डिस्क्रिमिनेशन से ही करती हैं। उस समय हिंदू और मुस्लिम का इतना इशू बना रहता था, इतना भेदभाव बना रहता था
कि उसी के छुआछूत अभाव से आकर भी ये भी सुसाइड कर लेती हैं। और इसी में दूसरे में भी इनको एक शौक और लगता है, डबल लगता है, जब इनके अंकल प्रताप की डेथ हो जाती है। अब तीसरा शौक इनको क्या लगता है कि हिज ओन अरेस्ट फॉर ब्रेकिंग द लॉ इन जलियांवाला बाग मैस्क्री। उसमें भी ये गांधी जी ने जब अपना आंदोलन चलाया था तो उस समय मुल्कराज आनंद ने भी उसमें भाग लिया था। तो उस समय इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस समय भी इनको बहुत बड़ा शौक लग गया था। उस समय स्टूडेंट को इनके खिलाफ भड़काया गया और जलियांवाला बाग का जो उसमें भी जो सब हो रहा था तो उसी के दौरान इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। किसको? मुल्कराज आनंद को। तो इस पे उनको बहुत बड़ा शौक लगता है। In 1950, Mr. Anand embarked on a project titled 7 Ages of Men। 1950 में मिस्टर आनंद की जो प्रोजेक्ट की टाइटल थी 7 Ages of Men। तो इनका लिखने का इरादा था 7 Ages of Men, बट ये पूरा नहीं हो पाता है। इसको 4 ही लिख पाते हैं मुल्कराज आनंद साहब। सबसे पॉइंट की बात ये है हिज अवार्ड्स, इनके अवार्ड्स को जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल पीस प्राइज फॉर वर्ल्ड्स पीस इन 1953 में इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज वर्ल्ड्स मिला था। फ्रॉम वर्ल्ड्स पीस काउंसिल के लिए इनको 1953 में अवार्ड मिला था। फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। और दूसरा है पद्म भूषण इन 1967 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्म भूषण 1967 में दिया था। इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1967 में। और थर्ड इनका जो अवार्ड था साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर द मॉर्निंग फेस। द मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला था। आई होप फ्रेंड्स आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल पीस प्राइज ऑफ अवार्ड्स पीस 1953 में वर्क पीस काउंसिल के लिए मिला था और उनको पद्म भूषण 1967 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला था और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 द मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये था मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी। तो मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी और कंप्लीट हुई। तो इसके जो है कि इनके नोवेल जो है अनटचेबल को उसको हम लोग पढ़ेंगे कल नहीं परसों पढ़ेंगे। एक दिन का गैप करके मैं वीडियो अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।